सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई। एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए आज मैं बहुत ही शानदार और अच्छी क्लास लेकर आ रहा हूँ। लेंथी क्लास है जो कि आपके बहुत काम आएगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर। पहली बार बोल रहा हूँ आगे से, कारण इसका बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी रहेगा और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि डीपली क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते वो उस लेवल के क्वेश्चंस इससे पुटअप होंगे। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। अब अपन बात करते हैं तो क्या चीज़ पर लिख दी है मैंने, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ बिंदुओं पर परिचर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इससे कि अपन को कुछ चीज़ों पर परिचर्चा करनी होगी। यहाँ समझिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ये समझिए कि वैद्युतिक, इसको बोलते हैं वैद्युतिक, ठीक है। मेजरिंग का मतलब होता है मापक और यंत्र इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ वर्किंग फोर्स, ठीक है। तो कार्यरत बल, अब कार्यरत बल जो है यहाँ किसको, अर्थात उपकरणों को चालू करने के लिए जो बल प्रयोग में लाया जाएगा। मैंने अभी हाल में एक चीज बताई थी इससे पहले ही पिछले वीडियो में। तो क्या बताया था इससे पहले, पिछले वीडियो जरूर देखना। उससे क्या ये बताया था कि अब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो प्राथमिक और सेकेंडरी ले लिया था, सेकेंडरी को तीन प्रकार से डिवाइड किया था, याद होगा। उसमें फर्स्ट नंबर पे जो किया था इंडिकेटिंग टाइप, दूसरा आपको रिकॉर्डिंग और तीसरा आपके जो है इंटीग्रेटिंग। तो तीन प्रकार के बताए थे और तीनों को जो है अपन यहाँ पर बात कर रहे थे। लेकिन एक था जिसको स्केल की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाया जाता है, वो है इंडिकेटिंग। और इंडिकेटिंग के लिए जो है फोर्स प्रयोग में लाया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है यहाँ पर वर्किंग फोर्स लेते हैं तो इंडिकेटिंग के लेते हैं। वर्किंग फोर्स का मतलब है कार्यरत बल। कार्यरत बल जो होता है वो किसके लिए लेते हैं, इंडिकेटिंग के लिए। मैं आपको यहाँ बताता हूँ सूचनात्मक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो कि सूचक उपकरण के लिए ये चीज ली जाती है। अब सूचक उपकरण में क्या होता है कि वो जो स्केल दौड़ता है, कैसा, यहाँ देखो ऐसा स्केल, आपको पता ही वैसे तो, फिर भी मैं बताता हूँ कि एक ऐसा स्केल, ठीक है ना। अब ये जो स्केल आप जो दौड़ रहा है, जिस पर आप देखते हो एक तो यहाँ एक यहाँ और यहाँ से सीधा ये स्केल चला, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये इस टाइप से जो चला। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो 4-5 तक अलग अलग प्रकार से। तो ये जो पैमाना आपका मूव कर रहा, इस पर ही परिचर्चा आपको करना। मोस्टली जो बिंदु है, ये पैमाना जो मूव कर रहा आपका, इस पर ध्यान देना। तो ये स्केल पर जो मूव करने की बात है, तो ये मूव कराने का, इसको इस स्केल को मूव कराने का जो कार्य है, इस पर अपन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला फोर्स अगर अपन बात करते हैं, देखिएगा जो इस पर कार्यरत रहता है बल है इंडिकेटिंग पर, उस बल की अगर बात करें तो सबसे पहला फोर्स है यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स, समझना, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और दूसरे नंबर का अगर मैं बात करता हूं तो एक और आता है जिस पर अपन ध्यान देंगे, डिफ्लेक्टिंग के अलावा जो है जिस पर अपन पर चर्चा कर सकते हैं आराम से। देखिएगा यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग जो है पहला सिंगल पर्सन, ठीक है। दूसरा एक और आता है जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है। और तीसरा एक और होता है कंट्रोलिंग फोर्स में भी दो प्रकार की डिवाइडेशन होते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स में भी दो प्रकार की डिवाइडेशन होते हैं। दो प्रकार के डिवाइडेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। पहली बात, इसको अगर बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन है। एक तो स्प्रिंग और ग्रेविटी यूज लेते हैं, तो स्प्रिंग और दूसरा ग्रेविटी। तो स्प्रिंग प्रयोग में लाते हैं, स्प्रिंग वाला जो बल प्रयोग में लाते हैं वो आपको पता है। यहाँ पर जो है डिफ्लेक्टिंग लाते हैं और इसमें ग्रेविटी का मतलब तो गुरुत्व वाला प्रयोग में लाते हैं।
ये दो चीजें आपके लिए है। और कंट्रोलिंग का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कि नियंत्रण करेंगे, और नियंत्रण जो बल है वो प्रयोग में लाएंगे, और नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला बल। अब किसको नियंत्रण करेंगे आप, यही स्केल पे ही सारी परचेसा किस पर, स्केल पर ही। तो नियंत्रण किसको करना, स्केल पर। और डिफ्लेटिंग, ये स्केल को घुमाने का कार्य करता, मूव कराने का कार्य करता कौन, डिफ्लेटिंग फोर्स। लेकिन इस तरह से उसको कंट्रोल भी किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद तीसरे नंबर की एक और चीज आती है, तो वो आती है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है ये, जब इस पे आप एक तरफ खींच रहे हो और एक तरफ रोक रहे हो, समझ रहे हो ना। तो देखो देखो क्या बोलता है, एक तरफ तो इसको दबाव देकर के घुमाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ उसको क्या अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की। तो दोनों तरफ, एक तो भगा रहे हो और एक रोक रहे हो, तो उसके बीच में कुछ वाइब्रेशन नहीं होगा, अगर कंपन नहीं करेगा। तो कंपनी को रोकने, कंपनी के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो तो है डैम्पिंग टॉर्क या फोर्स बोल सकते हैं इसको, बलागुण। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क का मतलब था अवमंदन। अगर इसकी बात करें सही सही लैंग्वेज में कहें तो इसको बोलते हैं अवमंदन बल। ठीक है, तो जो अवमंदन है, मतलब जो मंदन होता है, इसको जो बलागुण है इसको कम कर देता है। ये अवमंदन बला आघूर्ण को कम करने का कार्य ये कर देता है। खैर, इनको अलग अलग करके अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे पूरे एंड तक वीडियो में। लेकिन इसमें भी तीन प्रकार की चीजें चलती है आपकी, तीन प्रकार की। हाँ जी, फर्स्ट नंबर पर आप देख लीजिएगा, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। इसमें एयरफोर्स प्रयोग में लाते हैं सबसे ध्यान हो तो, एयरफोर्स। अब एयरफोर्स का मतलब क्या हुआ, ये भी कंडीशंस आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। अब एयरफोर्स आप यहाँ पर प्रयोग में लाओगे तो इसके बाद एक और चीज इसमें आती है, तो दूसरे नंबर पर होगा एडी करंट। एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, और तीसरे नंबर पे एक और चीज आती है जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हो, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स फ्लूइड्स है ना। तो यहाँ पर जो आपके सामने आ रही है, तो इस तरह की कई चीजें समझ में आ रही है। तो ये डैम्पिंग वाला, इस तरह से आप यहाँ पर तीन प्रकार के, है ना। अब एयर का मतलब हवा, अच्छी तरह से जानते हो, है ना। एडी करंट का मतलब भंवर धारा, भंवर धारा। डैम्पिंग टॉर्क, फ्लूइड्स का मतलब आप तरल जानते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा अवमंदन टॉर्क के बारे में। खैर, आपको सरल लैंग्वेज में कहूं तो इसका कार्य होता है इसको पैमाने को चलाना, चलाना। ठीक है, और इसका कार्य होता है नियंत्रण करना। ठीक है, नाम ही नियंत्रण है। इसका कार्य होता है यहाँ पर क्या, कंपन को रोकना। सरल लैंग्वेज में, सटीक लैंग्वेज की बात करें तो, पर इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के क्लियर होगा। तो आपको यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वही बात बता रहा हूँ। खैर, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, साथ के साथ ही ले लीजिएगा। ले लिया ना, हाँ ठीक है। फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करते हैं सीधा सीधा केवल और केवल डैम्पिंग। यहाँ पर जो है ना अभी डैम्पिंग शुरुआत करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। और डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ जो डैम्पिंग टॉर्क है वो क्या होता है, इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी। ये समझ में नहीं आएगा तो आगे पढ़ने का मतलब नहीं। समझना बहुत और बेहद जरूरी है। ठीक है ना। डैम्पिंग का मतलब था विक्षेपण। अगर सही लैंग्वेज में समझे, इसका शुद्ध हिंदी में अगर बात करेंगे तो विक्षेपण बल लाभ मतलब टॉर्क। ठीक है ना, ये चीज। इसका मतलब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पूर्वांकित पैमाने को चलाने के लिए इस बल का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी उपयोगिता यहाँ से साबित होती है। पूर्वांकित, पूर्वांकित, पूर्वांकित है, पूर्वांकित पैमाने को चलाने के लिए, चलाने हेतु। पूर्व में अंकित पैमाने को चलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता, अपना यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, दूसरी एक और बात इससे जुड़ी हुई है। इससे क्या जुड़ी हुई है कि विक्षेपण जो यहाँ जो विक्षेपण की मात्रा रहती है, विक्षेपण जो होता है, विक्षेपण जो इसमें विक्षेपण होगा कि जो कितना विक्षेपित होगा ये किस पर निर्भर करेगा, विक्षेपण की जो विक्षेपण जो धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। कितनी धारा देगी, विक्षेपण धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि विक्षेपण किस पर निर्भर करता है, तो धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे एक बात और पूछ लूं इसी में कि विक्षेपण जब धारा की मात्रा पर निर्भर ही करता है
तो क्या होगा। नेक्स्ट अगर कंडीशन में आपको समझना, तो ये भी कोई न कोई प्रभाव पर तो वर्क करेगा। तो 3 प्रभाव में से कोई सा भी उपयोग में ले सकते हो। आप ले सकते हो मैग्नेटिक प्रभाव, आप ले सकते हो यहाँ मैग्नेटिक के बाद में एक और होता है हीट इफेक्ट, ठीक है। और ये नहीं लेते आप, एक और ले सकते हो जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पर तो चुंबकीय प्रभाव यूज लिया जा सकता है इसको घुमाने के लिए, है ना। चुंबकीय प्रभाव नहीं लो तो उसमें प्रभाव ले लो, या थर्मल बोल सकते हो इसको, उसमें प्रभाव, या फिर स्थिर विद्युत बोल सकते हो, स्थिर विद्युत प्रभाव भी बोल सकते हो। तो इसकी उपयोगिता ली जा सकती है। इस तरह से आप कोई सा भी तीनों में से प्रभाव का उपयोग कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना होगा, समझना होगा। मैं यहाँ यही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ भिन्न भिन्न, कोई भी जरूरी नहीं कि अलग अलग मीटर होते हैं, अलग अलग मीटरों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का टॉर्क प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। लिखिएगा अलग 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 यंत्रों के लिए अलग अलग प्रकार का टॉर्क प्रयोग में लाया जाता है, क्लियर ना। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, बोलो आई। तो एक बार और बताता हूँ, डिप्लेटिंग टॉर्क क्या है, इसको घुमाने का कार्य करता है। किसको, ये रहा आपका स्केल, और स्केल को घुमाने का कार्य ये करेगा। ये पूर्व में अंकित पैमाना है। दूसरी बात है यहाँ लिखा उपयोग चलाने के लिए, ठीक है। विक्षेपण धारा की मात्रा पर निर्भर करेगा, किस पर, धारा की मात्रा पर। यहाँ पर प्रभाव चुंबकीय हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, हीट हो सकता है। आपका यहाँ पर जो प्रभाव अलग अलग मीटरों के लिए अलग अलग टॉर्क का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से सारी रूपरेखा आपकी यहाँ जो देख पा रहे हो, ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें ही कौन कौन सी विधियां जो बाकी है उन पर विस्तार से कुछ चर्चा करेंगे। नंबर 2 में मैं लिखा था आपको कंट्रोलिंग, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, बलाव, ठीक है। नियंत्रण बलागुण के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊं, देखिएगा। अब सबसे पहले एक मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसा होता है। यहाँ एक स्पेंडल ले लीजिएगा, राइट, क्या ले लेंगे, स्पेंडल, ठीक है। और इसमें अपन यहाँ ये ले लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अपन यहाँ पर लगाते हैं ज्वेल बेरिंग, क्या लगाते हैं, ज्वेल बेरिंग, ठीक है। तो ये जो ज्वेल बेरिंग अपन लगाएंगे वो इसमें लगा देते हैं, ये लीजिएगा आपके ज्वेल बेरिंग। अब यहाँ तक भी आपको क्लियरिफाई हो गया कि ये जो लगाया अपने ज्वेल बेरिंग, इस तरह से ऊपर चलते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ अपन बात करते हैं तो एक बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें अपन कहाँ कहाँ पर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य भी क्लियर है। सबसे पहले इसमें एक लगाई जाती है स्प्रिंग, क्या लगाई जाती है, स्प्रिंग, एक कमान, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर बात करूं तो यहाँ एक स्प्रिंग लगा देता हूँ, ये लीजिएगा, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा दीजिए। इसके बाद ऊपर भी मैं एक को क्या करता हूँ, कमानी या स्प्रिंग लगाता हूँ। तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा आपको, इसको बोलते हैं, या फिर ये बोल तो जीरो एडजस्टेबल बोल देते हैं, जीरो एडजस्टेबल, ठीक है। तो ये जीरो एडजस्टेबल लगा दिया। इसके ऊपर जो है मैं यहाँ ये लगा दिया, और इसी से जुड़ा हुआ यहाँ जो बात करते हैं तो एक सुई ले जाते हैं, ठीक है, एक सुई ले जाते हैं जो कि दूर तक जाएगी, और ये जो सुई है वो इस तरह से इंडिकेट करेगी, और इस सुई के ऊपर यहाँ स्केल बना रहेगा, इसके ऊपर स्केल, और इसमें वही जो है आपके स्केल पूर्वांकित पैमाना रहेगा, सबसे पहले पूरे से अंकित रहेगा। तो इस तरह से स्केल बना था। अब ये तो आप यहाँ पर समझ पाए होगी कि ये चीज जो होती है क्या होती है। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ इसी चीज को अपन यूं कहेंगे, तो ये है जीरो एडजस्टेबल, क्या है, यहाँ से आगे जुड़ा रहता है, तो इस तरह से
एक ये और ये जीरो एडजस्टर हो गया। क्या होगा? जीरो एडजस्टर। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करते हैं तो जीरो एडजस्टर क्या होता है? एडजस्टर। ठीक है ना, एडजस्टर। ठीक है, तो ये जीरो एडजस्टर हो गया। स्क्रू, स्क्रू जीरो एडजस्टर स्क्रू हो गया। और यहाँ अगर बात करते हैं तो ये स्प्रिंग होगी, इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। स्प्रिंग हो गया। ठीक है, ये स्प्रिंग होगी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपका जो दिख रहा है ये स्पिंडल हो गया। देख के लिखना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। इसको बोलते हैं यहाँ पर पॉइंटर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर। देख के लिखिएगा, पॉइंटर। इसको बोलते हैं पॉइंटर। ये है आपका स्केल, वो भी पूर्व। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो एक एक चीज को कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर है। ये आपके स्प्रिंग है। ठीक है, और यहाँ है ज्वेल बेरिंग। क्या है? ये है ज्वेल बेरिंग, ज्वेल बेरिंग, ज्वेल बेरिंग मैं लिख देता हूँ, बेरिंग। ठीक है, ये है ज्वेल बेरिंग। अब ज्वेल बेरिंग क्या होता है इस पर आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है। ये स्केल हो गया, ये आपका एक एग्जाम्पल पूरा समझ सकते हो। इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, ये चीज अपन यहाँ क्लियर करते हैं। देखिएगा, कंट्रोलिंग, सबसे पहले तो कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या कार्य है फिर अपन समझेंगे। आपने डिप्लेटिंग चार्ट पढ़ा था, तो इस पॉइंटर वाला जो संकेतक इसको आगे बढ़ाने का अर्थात विक्षेपण करने का कार्य होता है डिप्लेटिंग टॉर्क। राइट, विक्षेपित करना। अब इसको विक्षेपित कर दी है तो आप जानते हो कि ये एक तो कंपन करेगी, और अगर एक साथ इसमें धारा प्रयोग की ये टकरा करके यहाँ जैसे है तो उससे मीटर से टूट भी सकती है। टकराए एकदम से, इलेक्ट्रिक पावर है तो उसकी वजह से जो है टकराए, टूट भी सकती है। तो ऐसा नहीं उठे, पर उसको उठने के साथ साथ कंट्रोल भी किया जाए। भाई यही नहीं है, आप पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ते 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 जी जान लगा दे, लेकिन एक कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, इतने घंटे पढ़ सकता हूँ। ऐसे कैसे यहाँ पर भी कंट्रोलिंग है, इसको नियंत्रण अपने आप को रखना होगा। तो ये नियंत्रण के लिए पावर लगाते हैं, तो यहाँ बल टॉर्क लगाया आपने, कंट्रोल टॉर्क। इसमें हुआ क्या, जैसे तो दो विधियां प्रयोग लेंगे इसमें, एक तो स्प्रिंग और एक ग्रेविटी। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि इसका जो कार्य है इसको नियंत्रण करना। दूसरी बात है इसको वाइब्रेट अर्थात कंपन से रोकना, या यूं कहो कि कंपन की जगह के तो झटके से रोकना, झटका खा करके चले तो उसको रोकना, झटके से रोकना, टूटने से बचाना, और इसको जो है बिल्कुल स्केल को बराबर कंट्रोल करने का कार्य होता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसके यूज लिख देते हैं, उपयोगिता। तो पहला नंबर पे, तो पहला है डिप्लेटिंग टॉर्क द्वारा। ठीक है, डिप्लेटिंग बल आघूर्ण, बल आघूर्ण द्वारा। ठीक है, ध्यान दो, डिप्लेटिंग टॉर्क द्वारा किसका जिक्र कर रहे हैं अपन? डिप्लेटिंग टॉर्क। तो डिप्लेटिंग का मतलब था बल आघूर्ण। यहाँ प्रत्येक डिप्लेटिंग टॉर्क द्वारा मतलब समझिएगा, यहाँ डिप्लेटिंग टॉर्क का अपन जिक्र कर रहे हैं। तो देखो, विक्षेप यहाँ पर जो है विक्षेपित बल द्वारा पॉइंटर का, पॉइंटर पॉइंटर को विक्षेपित बल द्वारा पॉइंटर को पॉइंटर को नियंत्रण करना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य हो गया। जब पॉइंटर को नियंत्रण करना पहला उद्देश्य होगा तो दूसरा क्या होगा, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा उद्देश्य होगा कि इसको जो है ना, पॉइंटर को झटका ना लगे, संकेतक को झटकों से बचाना, झटकों से बचाना। नहीं तो झटका लगेगा अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो। दूसरा के बाद एक तीसरा एक और आता है, वो क्या आता है आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक और चीज है जो कि संकेतक को झटकों से बचा ले, लेकिन अंत में अगर बात करते हैं तो वो है कि यहाँ पर जो है टकराने से बचाना। ठीक है, संकेतक को मीटर से टकराने से बचाना अंत में। ठीक है, बचाना।
तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से बचाने का ये कार्य होगा। यहाँ पर अब आप यहाँ क्लियर कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार से हो रही है, इसको आप यहाँ पर स्पष्टीकरण कर लो और लिखना भी पड़ेगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये है आपका पॉइंटर, और पॉइंटर का अपने जो यहाँ पर जो जिक्र कर रहे हैं कि वो वही यही चीजें हैं कि किस तरह से अपने यहाँ पर आप एक एक चीज को क्लियर करें। अब क्या होता है कि ये जो पॉइंटर देख रहे हो, देखना ये जो पॉइंटर देख रहे हो अगर एंड में चला गया, ठीक है, जहां पर भी है और लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई, तो क्या वो यहीं रुक जाएगा ना। इसको रुकने से बचाने के लिए वापस कहां पर, शून्य पर, यहाँ शून्य है, वापस शून्य पर लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंटर को वैद्युतिक सप्लाई के बंद करने पर पुनः शून्य पर ला, ये कार्य है इसका। तो मोस्ट देखिएगा यहाँ 4 प्रकार के कार्य अपन क्लेरिफाई किए, और 4 प्रकार के कार्यों को आपको स्पष्ट करना। इसके लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, लिखना आगे इस या इन कार्यों के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने हेतु 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रयोग की जाती है। अब आपको होगी कि 2 विधियां कौन कौन सी जो प्रयोग में लाई जाती है, तो इस पर विचार हो जाए। मैं आपको फर्स्ट कंडीशन बताता हूँ कि पहली जो विधि है जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं वो है अपने स्प्रिंग मेथड, स्प्रिंग। ठीक है ना, पहला है स्प्रिंग, और दूसरा है, अगर यहां बात करते हैं तो ग्रेविटी, गुरुत्वीय कंट्रोलिंग मेथड। ठीक है, तो गुरुत्वीय कंट्रोलिंग में यहाँ स्प्रिंग कंट्रोलिंग और यहाँ गुरुत्वीय कंट्रोलिंग मेथड जो प्रयोग में लाए जाते हैं, 2 प्रकार की। खैर इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे अपन, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट बनता है। ठीक है, और विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। आगे और बात करते हैं इसी ही क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट तो अपन एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, कंट्रोलिंग विधि पढ़ रहे हैं, और कंट्रोलिंग विधि में जो चीज आज अपन पढ़े हैं यहाँ पर, नियंत्रण विधि में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं कि ये कितने प्रकार की होती है, इनको पढ़ा, और इसी नियंत्रण विधि के अंतर्गत आज कुछ बिंदुओं पर मैं और चर्चा कर लेता हूँ। देखिएगा, ये इस प्रकार से जब इसमें नियंत्रण पैदा किया जाता है तो 2 प्रकार से किया जाता है। एक स्प्रिंग वाला, तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड पर अपन पर चर्चा करते हैं क्या होती है। देखिए, सबसे पहले स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का मतलब होता है यहाँ पर स्प्रिंग नियंत्रण विधि। ठीक है, स्प्रिंग नियंत्रण विधि क्या होती है, इस पर अपन को समझना होगा, परिचर्चा करेंगे। देखिए, मैं जिन बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ वो आपको समझने का विषय है। सबसे पहले अपन जिस पर बात कर रहे हैं कि ये विधि क्या है ना, स्प्रिंग, तो इसमें पहला पॉइंट आएगा कि इसमें स्प्रिंग प्रयोग में लाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कितनी स्प्रिंग प्रयोग में लाई जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना 2। क्या? ठीक है, 2 अधिकतम। तो इसमें 2 स्प्रिंग प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना 2 स्प्रिंग प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो 2 स्प्रिंग प्रयोग में लाई जाती है ना, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। स्प्रिंग प्रयोग में लाई जाती है, ओके, डन। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ स्प्रिंग तो प्रयोग में लाएंगे, लेकिन कितने लाएंगे, 2। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड अगर स्टेप पर अगर बात की जाए, यहाँ पर इसी में ही, अगर ये फर्स्ट स्टेप थी, अब सेकंड स्टेप पर अगर बात की जाए तो क्या होगा, इस पर भी ध्यान देने की बात होती है। तो 2 स्प्रिंग तो आपको यहाँ पर बन गई,
लेकिन यहाँ अगर बात करें तो कमानी कितने प्रयोग में लाई जाती है? कमानी भी आपको 2 ही प्रयोग में लाई जाती है। तो स्प्रिंग भी 2, कमानी भी 2। यदि 2 स्प्रिंग है, यदि स्प्रिंग 2 है तो कमानी 1 ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको और स्पष्ट करता हूँ। स्प्रिंग 2 है तो कमानी 1 प्रयोग में लाई जाती है, स्प्रिंग 1 है तो कमानी आपके 2 प्रयोग। इस तरह से आपको एक दूसरे के विपरीत कंडीशन है। और यहाँ चाहे कोई भी हो, ये हो या दूसरा हो, बेरिंग जो है ज्वेल बेरिंग प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो मीटर में यहाँ पर बात करते हैं, यंत्र में ज्वेल बेरिंग प्रयोग लाए जाते हैं। यंत्र में ज्वेल बेरिंग प्रयोग लाए जाते हैं। ज्वेल बेरिंग प्रयोग लाए जाते हैं। तो बेरिंग कौन से प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगी कौन से प्रयोग ला रहे हैं। ये ज्वेल बेरिंग मैंने लिखा हुआ आपको यहाँ साफ साफ। ठीक है, नेक्स्ट बेरिंग क्या करता है? बेरिंग का कार्य क्या होता है? फ्री मूव कराना, मुक्त चाल। क्या कराना? इसका अगर कार्य का पूछे तो आपको ना मुक्त चाल बोलना पड़ा। फ्री मूव, मुक्त चाल, तो मुक्त चाल बोला। यूं कहे तो फ्री मूव हो जाएगा, अगर बात सरल लैंग्वेज में कहे तो ये हो जाएगा फ्री मूव। ओके डन। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस यंत्र में ज्वेल बेरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं। कार्य होता है मुक्त चाल प्रदान करना, फ्री मूव करना। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, यहाँ तक 3 स्टेप आपके सामने है, लेकिन चौथी स्टेप क्या होगी इस पर भी आपको क्लियरिफिकेशन करना होगा, विस्तार से समझना होगा। मैं अगर बात करूं कि आज सबसे पहले इस पर कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर होती है और किस तरह से होगी, इन पर भी विचार किया जाए। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ ज्वेल बेरिंग, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसमें क्या लाया जाता है? एक जीरो एडजस्टर लाया जाता है प्रयोग में। क्या तो लिखना है इसमें एक जीरो एडजस्टर भी प्रयोग में लाया जाता है। जीरो एडजस्टर का मतलब शून्य समायोजन, शून्य समायोजन भी प्रयोग में लाया जाता है। भी प्रयोग किया जाता है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? जीरो पर ला जाता है। कार्य अगर पूछे आपकी कि इसका क्या कार्य होता है? शून्य पर लाना, शून्य पर किसको? पॉइंटर को, संकेत को। ये चीज आपको ध्यान रखना। इस तरह से एक एक चीज को आपको यहाँ पर क्लियर मिल रहा है, स्पष्ट करना क्या कार्य होता है एक्चुअल में। स्प्रिंग मेथड, एक्चुअल में स्प्रिंग मेथड हो तो इसमें कमानी और स्प्रिंग दोनों के दोनों, कमानी एवं स्प्रिंग। ठीक है, देखा कमानी का क्या कार्य है कि इसको जो है सही कमानी का कार्य, कमानी का कार्य। अगर बात करें कि कमानी का क्या कार्य है तो इसको धीरे धीरे ना गति में चलाना। अगर एक साथ ही उड़ जाएगी, जैसे धारा एक साथ उड़ जाएगी तो एक साथ उसकी दिक्कत हो जाएगी। तो ये नहीं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे चलाने का कार्य है। अगर आपसे पूछे कि स्प्रिंग का क्या कार्य है तो रिटर्न लाना, जैसे स्प्रिंग का कार्य है पॉइंटर पर लाना। ठीक है, शून्य पर संकेतक को लाना, संकेतक को। अब यहां तक वो क्लियर है। आपको ये पूछे कि कमानी और स्प्रिंग, कमानी और स्प्रिंग दोनों ही किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्प्रिंग दोनों ही स्थिर, वो क्या बोलते हैं, स्थिर ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्थिर ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये चीज आपको क्लियरफाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ जो चीजें आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, तो ये दिया है स्प्रिंग वाले में। स्प्रिंग में कौन कौन सी चीजें, जीरो एडजस्टर आपको दिख रहा है, इसको जिससे जीरो पर ले जाएगा तो पॉइंटर आपका इधर उधर गति करेगा। ठीक है, स्पिंडल क्या करेगा? मूव करेगा। अगर आपसे पूछे कि स्पिंडल क्या होगा तो स्पिंडल का अगर पूछे स्पिंडल
तो आपको बताना है ये क्या करेगा, मूव करेगा, गति करेगा। तो घूर्णन गति प्रदान करेगा, इसको बोलते हैं स्पिंडल को धुरा। अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि धुरा के क्या कार्य है, तो ये क्या करना है कि इसको मूव कराना, गति प्रदान करना, तो यही कार्य होता है जिसकी सहायता से ये घूमता है। ठीक है, और बेरिंग इसी पर मूव करने का कार्य करता है। ज्वेल बेरिंग प्रयोग में लाए गए। और कोई चीज आपको यहाँ समझ में नहीं आए, देख सकते हो, इससे भी समझ सकते हो, यही चीज यहाँ बताई है बस। और इसमें जो कार्य है इस विधि का कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल करने के लिए जो है क्या करता है, किसको कंट्रोल करेगा, पॉइंटर को कंट्रोल तो मैंने बता दिया था कि इसका कार्य, जब कंट्रोलिंग आए तो कंट्रोलिंग के 4 कार्य होता है, तो वही 4 कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाए। अब वो जरूरी है कि यहाँ स्प्रिंग की सहायता से किया जा रहा है और कमानी की सहायता से किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर ये ग्रेड ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ये 4 चीजें बताइए, पहला क्या करता, इसका पहला कार्य क्या, पॉइंटर को नियंत्रण करना। दूसरा वापस 0 पॉइंटर पर लाना, झटके नहीं लगने देना, एक साथ इसको यहाँ पर ले जाना जिससे कि अगर चल जाएगी टूट जाएगी। ये सारे कार्य किसके हैं यहाँ पर, इस कंट्रोलिंग विधि के। इसमें स्प्रिंग जो कार्य कर रही है इसके और कमानी के। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रेविटी विधि भी आएगी जिस पर अपन पर चर्चा करें, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे ग्रेविटी पर चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। और आगे देखते हैं तो क्या होगा, किस तरह से एक एक चीज को क्लियर करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर चर्चा हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, और स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में अगर जो चीजें अपन पढ़े जा रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आ रही है, इसको अपन को देखना है। तो ये चीजें आपको नोटिस करने की, इसमें से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। आपसे पूछे कि जीरो एडजस्टर का क्या कार्य है, तो आप क्या बताओ, बोलो। तो क्या होता है, टॉर्क को जो है समायोजन करना, क्या कार्य है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि शून्य एडजस्टर, जीरो एडजस्टर क्या, तो ये शून्य समायोजन का कार्य, शून्य समायोजन कार्य। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या करना, टॉर्क को समायोजित करना, ये लिखना। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अक्सर पूछा गया, जो कि आपको ध्यान रखना है इसमें से, इसमें जो स्प्रिंग और कमानी जो होती है वो किसकी बनी होती है। कई बार स्प्रिंग का पूछा, कई बार कमानी का पूछा। ठीक है, तो लिखेंगे अपनी यहां स्प्रिंग मेथड, स्प्रिंग कंट्रोल, नियंत्रण विधि यंत्र में उपयोगी स्प्रिंग व कमानी किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। ये है आपका क्वेश्चन समाप्त। और ये 4 बार पूछा गया। DMRC ले लो, DRDO ले लो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ले लो, इसरो ले लो, और ITM 2 बार आया है, आपको बताना। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूँ, इसमें था वहाँ ऑप्शन, आपको बताना होगा। ठीक है ना, कांसा, पीतल, ठीक है, कांसा, पीतल, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। स्प्रिंग की बात है। ठीक है, स्प्रिंग स्टील, फास्फोरस ब्रॉन्ज, बोलो। अब आपको सामने यहाँ पर ऑप्शन है, बहुत सारे लड़के इसको क्या लगाए कि स्प्रिंग कहा तो उसने ज्यादातर ये लगा दिया, जो लगाते गलत हो गया। आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर होगा फास्फोरस ब्रॉन्ज। कारण आपको स्पष्ट करना चाहूंगा मैं कारण, क्योंकि ये जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज ऐसा पदार्थ होता है जो कि कारण, क्योंकि स्प्रिंग व कमानी ऐसे
पदार्थ से बनाई जानी चाहिए, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रहकर अप्रभावी रहे। ये कारण पहला, जैसे क्या क्या गुण हो, गुण पहला जैसे फास्फोरस गुण ब्रोंज क्यों बनाया जाता है, पहला गुण होना चाहिए अचुंबकीय हो, चुंबक से कोई प्रभाव न पड़े। दूसरा तन्य हो। तीसरा एक और होता है इसका गुण निम्न विशिष्ट प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता बोल सकते हैं अपन। और चौथा अपना लास्ट होगा इसमें एक और, वो है उच्च ताप गुणांक। और ये सारे के सारे जो गुण हैं वो किस में है, फास्फोरस में। इसलिए फास्फोरस ब्रोंज की बनाई जाती है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं परंतु मोटी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा तब आपको क्लियरिफाई हो पाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ध्यान होना भी चाहिए, आपको क्लियर होना भी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ पर और किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कौन कौन से और किस प्रकार से पूछ रहे हैं, ये आप क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बात करें अपन अब आगे इसी में ही, तो एक बात और आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जिससे आपको एक और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। वो क्या है, ध्यान दो, मैं बताता हूँ आपको। इधर देखिए, ये स्प्रिंग नियंत्रण विधि, और स्प्रिंग नियंत्रण विधि में अपन जो पढ़ रहे थे, अपन एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यूं आया था कि कैसे आया था, ये पूछा था कि डिफ्लेटिंग टॉर्क धारा के होता है। अब आपको बताना, तो ऐसा आपको बताना, तो यहां पर ऐसा ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और इसका आंसर देना होता है ना। डिफ्लेटिंग टॉर्क, डिफ्लेटिंग टॉर्क जो है वो धारा क्यों होता है, पहला विलोमानुपाती, वहां वर्ड भी ऐसे आते हैं, व्युत्क्रम, अनुक्रम दोनों धारा के वर्ग अनुरूप। ऐसे जब आते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता बच्चे को, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है और अनुक्रम का मतलब समान होता है। मतलब डिफ्लेटिंग टॉर्क की अगर बात करता हूं, टॉर्क डिफ्लेटिंग की, तो ये जो होता है वो क्या होता है, धारा के है ना समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अभी जो मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर कैसे होगा। लेकिन उसमें मैंने ये चीज लिखाई भी, अनुक्रम होता है ना, समान होता है ना, उसी के अनुरूप होता है। ये चीज लिखा है, आपने नोटिस नहीं की होगी, इसलिए ये चीज यहाँ रख दी और इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया। ये हर बार पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट है, अतः इसको मैं यहाँ मोस्ट नहीं, वेरी वेरी मस्ट कहूँगा। कोई भी एग्जाम में पूछा गया है अक्सर, इसलिए मैं नाम भी नहीं लिखा कि कुछ में पूछा गया। ये चीज आपको नोटिस होना चाहिए, तो उतारो इसको भी, स्क्रीनशॉट तो बनता ही है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पर पहुंचेंगे आगे। एक और चलो, इसमें ही मैं एक और बात बताऊं, पहले इसको मिटाना बाद से पहले, लेकिन इसमें एक और बात बताऊं। अगर इसको जो है क्या होगा कि अचुंबकीय पदार्थ की अगर ये न बनाई जाए और चुंबकीय पदार्थ की बना दी जाए तो क्या होगा, तो आपको यहाँ नोट डाल के लिख देता हूं। यदि स्प्रिंग या
अचुंबकीय पदार्थ की अचुंबकीय पदार्थ फास्फोरस ब्रोंज की न बनाई जाए तो, ध्यान रखना, अचुंबकीय पदार्थ फास्फोरस ब्रोंज की न बनाई जाए तो। अब ये बात भी क्लियर होना चाहिए, जब फास्फोरस ब्रोंज की न बनाई जाए तो किसकी बनाई जाए? तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ के आने पर चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन के कारण मीटर कार्य नहीं करेगा, यंत्र कार्य नहीं करेगा, समझ गए बात को? ये है कारण, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। अतः आपको पूछा जाए कि कमानी या स्प्रिंग कहाँ रहती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। क्या? तो ये दोनों की दोनों ही चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि वे कहाँ रखी जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या, एक तो कमानी और एक स्प्रिंग, ये दोनों की दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र में ही रखी जाती है। डन 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 हुआ ना बात है? यहाँ पर क्लेरिफाई आपको हो रहा नहीं है। तो ये था आपका। इसके बाद अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसी में ही आपको मैं बताना चाहता हूँ ग्रेविटी वाला, लेकिन इसको उतार लो एक बार तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखाना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि एक के बाद एक आ रहे हैं। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा था अभी तक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, ठीक है। अब अपन इसी के बाद अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्प्रिंग के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। अपन कंट्रोलिंग जो बात करते हैं कि जो ये पॉइंटर था इसको नियंत्रण की बात कर रहे थे, और इसी के लिए जो मेथड प्रयोग में लाए गए थे एक स्प्रिंग वाला था और एक है ग्रेविटी वाला। अपन ग्रेविटी को लिखते हैं नंबर 2 पर, लिखिए ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ओके डन। क्या होता है ग्रेविटी कंट्रोल का मतलब होता है गुरुत्वीय, ठीक है, नियंत्रण। तो ये समझिएगा, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वीय, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, मेथड या फिर सिस्टम। ओके डन। अब यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत, ये जो आप देख रहे हो यहाँ सेम ऐसी ही चीज होगी लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा। इस विधि में इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा। तो क्या बदलाव होगा इस पर ध्यान दो, मैं बताता हूं। ग्रेविटी है तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण होगा, और गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं ये चीज आपको क्लियर करना। क्या होता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, और वो होता है आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के कारण जो एक दूसरे अपनी ओर को आकर्षित करती है इसी बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ऐसे प्रत्येक वस्तु जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है वही गुरुत्वाकर्षण करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल की क्या उपयोगिता और किस तरह से इस विधि में यहाँ इसका उपयोग किया गया है ये चीज आपको मैं क्लियर करता हूँ, समझो। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये लीजिएगा एक छोटा सा डायग्राम। अब आपको ये तो क्लियर हो ही रहा है कि ये जो डायग्राम है वो कैसा है, ये भी क्लियर हो रहा, ठीक है। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं ज्वेल बियरिंग। ये लीजिएगा ज्वेल बियरिंग। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ? वेट। अगर मैं यहां बात करता हूं तो
तो यहाँ ये वेट आ गया, इसमें यहाँ ऐसा W1 लगा देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ एक धुरा आएगा, धुरा, ठीक है। इस धुरे से सीधा पॉइंटर जाएगा, सीधा पॉइंटर, इस धुरे से सीधा पॉइंटर जाएगा। और इस पॉइंटर की बात करते हैं तो यहाँ एक और चीज आपको क्लियर करना, तो ये एक चीज है, इसको बोलते हैं पॉइंटर। ये आपका पॉइंटर है और यहाँ यही सेम स्केल रहेगा, इस टाइप का एक स्केल बना रहता है। अब मैं पॉइंटर के बाद अगर बात करूं तो यहाँ पर इसमें एक और चीज आपको क्लियर करना है कि ये जो है थोड़ा सा इधर आगे तक बढ़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ एक और इसमें वेट लटका देते हैं, ठीक है। ये वेट, इसको W2 बोलते हैं। यहाँ इसकी सहायता से ये जो देख रहे हो आप, ये ऊर्ध्वाधर सीधा, लेकिन यहाँ पॉइंटर की बात कर रहे हैं अपन, तो ये चीज आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर अपन इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये है आपका यहाँ पर, इधर यहाँ पर बोलते हो तो इसको बोलते हैं बैलेंस, ठीक है, डन। इसको यहाँ पर बोलते हैं बैलेंस। मैं जो बताने जा रहा हूँ इस पर ध्यान देना आपको इतना सा कि ये क्या है, ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी का मतलब यहाँ पर वेट 1 वेट 2, ये आपका सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वेट है। क्या होगा कि प्रत्येक वस्तु जो है पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकने पर नीचे की ओर आती है, और ये जो वेट होता है, ये प्रत्येक वस्तु जो है यहाँ इसको ऊर्ध्वाधर रखने की पावर रखता है, ऊर्ध्वाधर रखने की पावर रखता है। जैसे ये इस पर ऊर्ध्वाधर का मतलब यहाँ 0 पर रहेगा, ये सीधा सीधा, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा, इसको यूं भी ऊर्ध्वाधर ही होगा तो इसका मतलब सीधा हुआ, तो ये ऐसे, तो ऐसे बिल्कुल सीधा है ना, तो ये चीज है, इसको ऊर्ध्वाधर रखने की पावर रखता है। मेरे कहने का मतलब जो है, इसको 0 पर लाने के लिए जो है ग्रेविटी का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे पावर चली जाती है तो ये वापिस 0 पर आता है, तो कौन कार्य करता है, ग्रेविटी। वहां कौन कार्य करती है, स्प्रिंग। वहां कौन कार्य करती है, स्प्रिंग। और यहाँ कौन करे, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है कि जैसे पत्ता कोई ऊपर फेंका तो वापस लौट के नीचे आता कि नहीं आता, जब तक उस पर कोई अतिरिक्त बाह्य बल न लगे। तो आप जब तक बल रहता है तब तक ऊपर जाता है, फिर एक समय बाद धीरे हो जाता है, रुक कर पुनः लौट कर आता। सम ऐसे कैसे कंडीशन, जब तक इसको विद्युत धारा सप्लाई रहेगी तब तक तो पॉइंटर इधर इधर चलता रहेगा। जैसे ही सप्लाई बुझ लो तो वापस जो है यहाँ पर ग्रेविटी क्या करे, इसको खींच के यहाँ ले आएगी, परिणाम स्वरूप 0 पर आ जाएगा। तो ये सीध में आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में ये चीज होती है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। और इस ग्रेविटी कंट्रोल मेथड से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है, किस तरह से क्या क्या चीजें। एक बात आपको बताता हूँ, चाहे कोई सा भी कंट्रोल मेथड हो, यहाँ अगर बात करते हैं तो एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, इस पर बात कर रहे हैं अपन वैसे, है ना, नियंत्रण पर। और नियंत्रण की बात करते हैं तो यहाँ जो नियंत्रण है वो है पॉइंटर। और पॉइंटर की अगर बात करते हैं तो पॉइंटर का मतलब होता है संकेतक, और संकेतक जो होता है वो संकेतक को ही नियंत्रण किया जाता है। और इसको नियंत्रण किया जाता है साथ में 3 प्रकार की मैंने चीजें बताई थी आपको। पहला तो इसको कंट्रोल करना, ये कार्य होगा, और कंट्रोल के बाद दूसरा जो कार्य होगा वो क्या होगा कि इसको जो टकराने से रोकना, और तीसरा जो है एक और कार्य मैंने बताया था कि यहाँ पर ये क्या होगा, टूट सकता है टकराने से एक साथ ही विद्युत धारा से। दूसरा एक और कंपन भी ये नहीं करेगा, एक कंपन बोलेंगे तो यहाँ पर इसको जो है ना समान गति देगा, तो ये कंट्रोल करता है इस तरह से। और यहाँ पर जो है इसको इसी तरह से पुनः शून्य पर लाने का भी कार्य यही करेगा। तो ये चीजें आपके यहाँ पर ये सारा कार्य कंट्रोल के द्वारा किया जाए। अब कंट्रोल में आप ग्रेविटी करते हो या स्प्रिंग करते हो, मैटर ये डिपेंड करता है। स्प्रिंग करते हो तब भी ये सारे कार्य करेगी, ग्रेविटी करते हो तब भी ये सारे कार्य करेगी। यहाँ पर ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन बिंदुओं पर मैं परिचर्चा कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियर करना है। कर अपन आगे बात करते हैं यहाँ एक एक पॉइंट पर, ठीक है। चलिए मैं और बात करना चाहता हूं अब आपसे, क्योंकि ये तो मैंने सबसे पहले जब कंट्रोल आपको सब पढ़ाया था, कंट्रोल मेथड अर्थात, तो उसी टाइम पर ये चीजें मैंने बताई थी, अवगत कराई थी, क्लेरिफाई की थी आपने। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या है, तो सबसे पहले कि धुरे को एक वजन के साथ जोड़ा जाता है। इसमें जो स्पिंडल होता है, धुरा का मतलब स्पिंडल, ठीक है, धुरे को एक वजन के साथ जोड़ा जाता है।
वजन के साथ जोड़ा जाता है। धुरे को एक किसके साथ जोड़ा जाता है? वजन के साथ जोड़ा जाता है। वजन मतलब भार, और ये जो वजन होता है, वजन ही जो कार्य करता है, ये ग्रेविटी का कार्य करता है। ठीक है, ये वजन ही गुरुत्व का कार्य करता है। ठीक है, यहां पर ये भी क्लियर हो गया, वजन गुरुत्व का कार्य करता है। एक और बात बताऊं आपको, यहां पर जो वजन होता है, इसका स्केल होता है, ये किस में रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, मैं आपको यहां पर ये क्लियर कर देता हूं, वजन को हमेशा शून्य स्थिति के ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। ओके, डन। किस में रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियरफाई करनी पड़ेगी। और यहाँ अगर बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर में रखते हैं, ये चीज आपको यहाँ स्पष्टीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि यहाँ जो है शून्य स्थिति को जो है इस तरह से क्या कर रहे हैं अपन? ऊर्ध्वाधर में रख रहे हैं। तो वजन को हमेशा किस में रखते हैं? यहाँ ऊर्ध्वाधर में रखते हैं। तो यहाँ तक तो आपको एक एक चीज क्लियर हो रही। मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट, तो नंबर 2 है ग्रेविटी में ही आपके एक और स्थिति बनती है। वो क्या बनती है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो कार्य होता है, एक्चुअल में अगर सीधा सिंपल सा कार्य पूछे आपसे कि इसका क्या कार्य है, तो नियंत्रण का टॉर्क नियंत्रण। कौन सी टॉर्क है? ये समझो कि डिफ्लेटिंग टॉर्क नियंत्रण का कार्य करता है। ये कार्य है इसका। डिप्लेटिंग टॉर्क को मतलब यहाँ पर जो है विक्षेपण जो टॉर्क है, उसको विक्षेपण बलाघूर्ण को नियंत्रण करने का कार्य यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? ग्रेविटी के द्वारा किया जाता है। और एक बात और बताऊं, इसका एक कुछ चीजें इसमें नोट डालकर लिख लीजिएगा जो आपके काम आएगी। ठीक है, पहला तो जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो और अपने कंट्रोलिंग टॉर्क, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगर ये क्या करता है, विक्षेपण टॉर्क इधर भगाने की कोशिश करता है, जबकि जो है क्या बोलते हैं अपने कंट्रोलिंग टॉर्क इसको रोकने की कोशिश करता है कि मत जा भाई, रुक, यहीं रुक। तो ये एक दूसरे के विपरीत तो हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको भी नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? विक्षेपण बलागुण एवं नियंत्रण बलागुण एक दूसरे के व्युत्क्रम कार्य करते हैं। बोलो जी, एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब विलोम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर विक्षेपण बलागुण एवं नियंत्रण बलागुण एक दूसरे के व्युत्क्रम अर्थात विलोम कार्य करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। मैं आपको और आगे बताना चाहता हूँ। नोट में कुछ दूसरा बिंदु क्या है कि यहाँ जो ये विधि है, इसमें क्या ताप का कोई प्रभाव, तो लिखा इस विधि में ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि में ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज आपको क्लियर हो रही कि भाई इस विधि में जो होगा ताप का कोई प्रभाव नहीं करता। जीवन काल इसका लंबा होता है। जीवन काल क्या होता है? अधिक होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। एक और बात बताऊं, सस्ती होती है। क्या होती है? अगर आपसे पूछे कि अपेक्षा करत क्या होती है? सस्ती विधि।
विधि है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और चौथा है यहाँ पर, है ना, मैंने लिख दिया था शायद, यहाँ पर गुरुत्व वजन को ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है, लिख दिया आपको यहाँ पर। और जो है पैमाना होता है अनुपातिक नहीं होता है, जो इसका स्केल होता है पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। अब आप यहाँ पर ये चीज तो क्लियर कर सकोगे, इसका पैमाना जो है अनुपातिक नहीं होता है। मतलब आप समझो, बात को समझने की कोशिश करो। मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ग्रेविटी कंट्रोल विधि क्या है, गुरुत्वीय नियंत्रण विधि में क्या है कि धुरे को वजन के साथ में जोड़ा जाता है। वजन जो है गुरुत्व का कार्य करता है, और वजन को ही हमेशा शून्य स्थिति में ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। जो वजन होता है, मतलब जो वेट है, जिसका अपन भार की बात करते हैं, तो उसको अपन यहाँ शून्य स्थिति में रखते हैं। डिप्लेटिंग टॉर्क अर्थात यहाँ विक्षेपण टॉर्क नियंत्रण करने का इसका कार्य होता है। विक्षेपण बलाव को हम नियंत्रण बलाव को एक दूसरे के व्युत्क्रम कार्य करते हैं, है इनवर्स होते हैं। इस विधि में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो रह रहेगा, तापमान से कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। जीवन काल इसका अधिक होता है और पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। कुछ ऐसे विशेष बिंदु है जिनको आपको समझना होगा इसमें कि भाई कौन कौन से अपने यहाँ पर जो बिंदु है वो काम के हैं। इनको एक बार नोटेट कर लीजिएगा और इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे क्रमबद्ध रूप से। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। फिर आगे बात करते हैं इसी में ही। एक्चुअल में अपने यहाँ जो पढ़ा है कंट्रोल मेथड पढ़ा, कंट्रोल पॉइंटर को कंट्रोल करने वाली बात कही है। दो विधि प्रयोग में लाएगी, स्प्रिंग वाली और ग्रेविटी वाली। याद होना चाहिए आपको कि ग्रेविटी वाली विधि जो है ज्यादा कारगर नहीं होती है, मतलब यूं समझे तो इसकी पारदर्शिता इतनी एकदम परफेक्ट नहीं होती है। परंतु आपको मैं बताऊं तो अगर बात करते हैं तो ये जो यूज में लाई जाती है सर्वाधिक, वो विधि कौन सी है दोनों में से? तो आपको यहाँ अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक उपयोगी जो विधि है वो है स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग ठीक है, कंट्रोल मेथड, ये आपको ध्यान रखना। स्प्रिंग कंट्रोल जो है ये विधि प्रयोग में ज्यादा लाई जाती है। अब आप समझ सकते हो यहाँ की सर्वाधिक जो यूज में लाई जाती है वो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड प्रयोग में लाई जाती है। इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो गुरुत्वीय आधार पर और स्प्रिंग के आधार पर दो प्रकार की विधियां यहाँ पर कंट्रोल वाली होती है, जो कि पॉइंटर अर्थात संकेतक को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। ओके, इसमें पॉइंटर जो है हमेशा शून्य स्थिति के ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। वेट भार हमेशा शून्य स्थिति के ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। जो क्योंकि कारण क्या होता है, जैसे ही सप्लाई बंद होती है तो पुनः उसे शून्य पर लाने का कार्य करता है। ये चीजें आपको विदित है, मैंने अच्छे से पढ़ाया, ये समझाया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई भी होगी। अब अपन कुछ और नई चीज पे चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर लंबा है, लेंथी है, लेकिन विस्तार से पढ़ना है तो थोड़ा सा तो विस्तार से होगा, तो फिर आपको क्लियरिफिकेशन भी होगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो वेट करना पड़ेगा। अतः आप लंबा पढ़ रहे हो, विस्तार से पढ़ रहे हो, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हो, तो यहाँ पर देखते जाइए। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ वर्किंग फोर्स यहाँ, और इसी में ही जो कौन कौन से फोर्स है जो इंडिकेटिंग सूचक यंत्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं उन पर। एक अपने सबसे पहला पढ़ा था वो जिसका बोलते हैं डिप्लेटिंग, मतलब जिसके कारण ये विक्षेपण हुआ था। दूसरा एक और पढ़ा था तो याद हो तो इसको बीच में रोका था, कंट्रोल करने का कार्य। एक तीसरा था जो क्या करता है, मतलब दो व्यक्ति अगर आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो वाइब्रेट होगा। मैं इसको इधर से खींचू रही, इसको इधर से खींचे, और बीच में जो है अगर ये रुक रहा है तो कुछ तो वाइब्रेट होगा। इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए, इस कंपन को कम करने के लिए एक और प्रयोग में लाया जाता, पता है आपको कौन सा? डैम्पिंग टॉर्क। तो अपन पढ़ेंगे डैम्पिंग टॉर्क तीसरे नंबर का। अजय डैम्पिंग टॉर्क, हिंदी में कहे तो अवमंदन बल। मंदन
बलाव। ओके, डन। हिंदी में कहे तो अवमंदन बलाव। अब आप यहाँ तो क्लियर कर ही सकते हो कि कैसी स्थितियां आपके सामने हो रही है। मैं यूं कहूँ कि यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो है डैम्पिंग टॉर्क, और डैम्पिंग टॉर्क का मतलब होता है अवमंदन बलाव। दोस्तों एक बात आप समझ लो कि ये अवमंदन बलागुण क्या है, क्यों उत्पन्न होता है। जब इधर से इस पर क्या करता है, यहाँ से ये चीज़ क्या करती है, देखिएगा एक बल होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर विक्षेपण। तो विक्षेपित करने का लिए ये आपका जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो होता है डिफ्लेक्शन। वो इधर इसको आगे ले जाने की, लेकिन इसका जो विरोध करेगा वो विरोध कौन करेगा, यहाँ पर देखिएगा वो होगा कंट्रोल टॉर्क। तो यहाँ पर कंट्रोल सी, ये इसके विपरीत यहाँ पर कार्य करता, तो एक दूसरे के विपरीत कार्य करता। लेकिन इन दोनों की टकराहट के कारण, इन दोनों की टकराहट के कारण अर्थात खिंचाव के कारण, या खिंचाव कहोगे टकराव कहोगे, इसके कारण जो एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है जिसको यहाँ पर अवमंदन बल या डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है। अर्थात अवमंदन बल का जो कार्य है वो है कंपन को, संकेतक में उत्पन्न कंपन को, पॉइंटर में उत्पन्न कंपन को, वाइब्रेशन को कम करना, ये इसका कार्य है। ठीक है, तो लिखिए डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, देखिएगा उत्पत्ति, अगर बात करें कि उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो दोनों प्रकार के टॉर्कों के कारण, ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, तो यहां यूं कहेंगे कि डिफ्लेटिंग टॉर्क व कंट्रोल टॉर्क, दो चीजें हैं, आप यहां पर क्लियर करो, उत्पत्ति डिफ्लेटिंग टॉर्क व कंट्रोल टॉर्क ना। यहां पर देखो डिफ्लेटिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क दोनों ही चीजें आप यहां पर क्लियर कर सकते हो, समझ भी सकते हो। और स्पष्टीकरण मैं जो बताने जा रहा हूं वो यही है कि वह डिफ्लेटिंग टॉर्क एवं कंट्रोल टॉर्क के कारण के पॉइंटर पर लगा एक दूसरे के विपरीत बलागुण के कारण कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और इस कंपन उत्पन्न जो होता है, तो इस जो कंपन उत्पन्न होता है ये इस तरह से उत्पत्ति होती है कि कंपन कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये जो टॉर्क उत्पन्न हुआ इस तरह से हुआ। लेकिन यहाँ ये तो उत्पत्ति हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो है डैम्पिंग टॉर्क का क्या यूज है, इसका क्या उपयोग है, तो आपसे पूछे कि इसका कार्य है, इसका वर्क है, ठीक है, पॉइंटर मतलब जो कहिए तो संकेतक में उत्पन्न देखिए यहां जो चीज आपको क्लियर कर लेना कि पॉइंटर में उत्पन्न कंपन को कम करना, ये इसका मिशन है। तो पॉइंटर में जो कंपन उत्पन्न हो रहा उसको कम करने का जो कार्य करता है, ये वाइब्रेशन को जो कम करने का कार्य करता है, वो डैम्पिंग टॉर्क ही कर पाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहाँ जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको कम कर रहा है कौन, डैम्पिंग टॉर्क। और इसकी वजह है आपको उत्पत्ति की वजह मैंने बता दी कि दोनों जो है आपके एक दूसरे के विपरीत कार्य करता, परिणाम स्वरूप जो है इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो रहा था, ये कंपन उत्पन्न होता। इसको दूर करने के लिए यहाँ सीधी सरल वजह एग्जाम आया हुआ आपने DMRC ले लो,
ITI में 3 बार पूछा गया, ध्यान रखना अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए, DMRC में आया, ITI में आया, तो पूछा गया कि कंपन के यहाँ पर पूछा कि सूचक यंत्र में कंपन को कम करने के लिए, पॉइंटर में कंपन को कम करने के लिए किस प्रकार के बलागुण की उपयोगिता रहेगी। तो आपको बताना होगा यहाँ पर क्या, डैम्पिंग टॉर्क। ये चीज़ एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट, ठीक है, ये चीज़ नोटिस कर लेना। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ इसमें ही। तो नेक्स्ट बात आपके लिए क्या आती है, इस पर ध्यान दो। चलिए अब बात करने की कि नेक्स्ट जो बात है वो क्या है इसमें, तो वो है यहाँ पर कि इसमें कुछ बिंदु है जिन पर अपन परिचर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिएगा कि संकेतक की गति, संकेतक की जो स्पीड होती है या चाल होती है, गति शून्य अवस्था में डैम्पिंग टॉर्क का, देख के लिखिएगा आप, टॉर्क का शून्य अवस्था में डैम्पिंग टॉर्क का, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, देखो संकेतक की गति शून्य अवस्था में डैम्पिंग टॉर्क का मान शून्य होना चाहिए, मान शून्य होना चाहिए। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, कम समझ में आया होगा, ठीक है। मैं बताऊं, संकेतक की गति जो है शून्य अवस्था में, ये जो संकेतक है इसकी गति शून्य अवस्था में, डैम्पिंग टॉर्क का मान भी क्या होना चाहिए, जब शून्य होना चाहिए। जब शून्य है यहाँ पर पॉइंटर पर है तो इसका मतलब डैम्पिंग टॉर्क नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होगा, जब खिंचाव ही नहीं होगा, दोनों बल विक्षेपण होगा ही नहीं, इधर से भी नहीं होगा इधर से भी नहीं होता, कि विक्षेपण जब हुआ ही नहीं तो फिर कैसे हुआ। इसका मतलब इस स्थिति में तो क्या होगा, शून्य होगा। जब ये चीज यहाँ ऐसी स्थिति में है बिल्कुल, जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई, तब तो बिल्कुल शून्य ही रहेगा ना। तो ये वही है, संकेतक गति शून्य, शून्य कब होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। मैं डैम्पिंग टॉर्क का मान क्या होगा, शून्य तो होगा, नेचुरल सी बात है, इसमें कौन सा शक की बात है। तो ये चीज आपको यहाँ रहेगी। कुछ ये नोटेड बिंदु जिन पर आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रणाली, ये जो प्रणाली होती है ये सस्ती रहना चाहिए, प्रणाली सस्ती व सरल हो, ऐसा आपको इसमें गुण डालना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो क्या होना चाहिए, कम स्थान घेरने वाली होना चाहिए, कम स्थान घेरने वाली हो। क्या हो, कम स्थान घेरने वाली। इस तरह से आप यहां पर क्लियर कर सकते हो। और इसके लिए जो है यहाँ इस कंपन को कम करने के लिए 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। कंपन को कम करने हेतु डैम्पिंग टॉर्क की 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। कितनी? 3 विधियां। पहला आप समझ सकते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको अच्छी तरह से पता होगा, एयर फ्रिक्शन। क्यों समझिए तो वायु घर्षण अवमंदन बल, ठीक है। दूसरा एक और है, एयर के बाद में अगर बात करते हैं तो 2 नंबर का अगर है तो उस पर भी ध्यान देते हैं। तो पहला तो एयर फ्रिक्शन हो गया, दूसरा एक और आता है तो एडी करंट। क्या आता है? एडी करंट। समझे तो भंवर धारा अवमंदन बल आगमन। एक और है लास्ट में जिस पर आपको ध्यान देना, फ्लूइड्स, तरल या द्रव। फ्लूइड्स मतलब होता है तरल, तरल का मतलब होता है द्रव, फ्लूइड्स है ना। फ्लूइड्स फ्रिक्शन, ठीक है, तरल बोलेंगे या फिर द्रव बोलेंगे। द्रव्य तरल घर्षण अवमंदन बल, ये 3 प्रकार की विधियां इसमें प्रयोग में लाई जाती है। किसके तहत? यहाँ पर अवमंदन बलागुण के तहत। तो अवमंदन बलागुण में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रहे तो दोहला होने की जरूरत नहीं है, यहाँ कार्य याद रख लेना, आपका काम यहाँ पर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर बाकी तो आपको पूरा जीवनी भी याद रखो तो ज्यादा बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो वही रहेगा।
ठीक है। एक बार इसका ऐसे कैसे आप लिख लीजिएगा, फिर आगे पर चर्चा अपन और करेंगे विस्तार से। अब अपन आगे पढ़ते हैं इसमें ही कि भाई ये तो था डैम्पिंग टॉर्क जो कि कंपन कम करने के लिए प्रयोग में लाया गया, लेकिन इसमें कौन कौन सी मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं इसका अपन ध्यान देंगे। तो सबसे पहले एयर फ्रिक्शन जो प्रयोग में लाए जाते हैं उस पर अगर ध्यान दें तो सबसे पहले एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ जब ये जो अवमंदन बल पैदा होगा तो वो किसके कारण होगा, हवा के घर्षण के कारण। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, ठीक है। और हवा का घर्षण कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, इन सब पर अपन को ध्यान देने की बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको 3 प्रकार से अपन यहाँ पर जो है अवमंदन बल पैदा किया जा सकता है। तो आपसे कहा जाए कि अवमंदन बल पैदा करने की कौन कौन सी कितनी विधियां हैं, तो आप बताओगे 3 विधियां। कौन कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे पहले एयर फ्रिक्शन, दूसरी एडी करंट और तीसरी है आपके सामने कौन सी है, बोलो। अरे भाई एयर फ्रिक्शन हो गया, एडी करंट हो गया और इसके बाद वो फ्लूइड्स वाली हो गया। और फ्लूइड्स का मतलब होता है द्रव या फिर तरल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अपन इसी प्रकार से एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आज अपन जो लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं आगे। मैं सबसे पहले जो है अवमंदन बल की जो है उत्पन्न करने की जो विधियां हैं, उत्पन्न विधियां देखिएगा, यहाँ जो विधियां हैं उन पर परिचर्चा करते हैं तो वो 3 प्रकार की होती है। चलो, अगर 3 प्रकार की सबसे पहले अगर जिस विधि का जिक्र अपन करते हैं तो वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसका करना चाहिए, बोलो बोलो बोलो। एयर फ्रिक्शन, ओके, ये लीजिएगा एयर फ्रिक्शन मतलब हवा का घर्षण, फ्रिक्शन है ना। एयर फ्रिक्शन यहाँ यूं कहे तो एयर फ्रिक्शन मतलब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क। तो क्या हुआ, डैम्पिंग टॉर्क। अब आप समझिए एयर फ्रिक्शन का मतलब हवा का घर्षण। तो हवा घर्षण अवमंदन बलाव। ओके डन। यहाँ तक आप क्लियर कर सकते हो कि किस तरह से क्या क्या चीज चल रही है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ जिस बिंदु पर, तो उसका क्या होगा, किस तरह से होगी, क्या चीज होगी, इस पर ध्यान देने की बात। सही लैंग्वेज में देखना आपको। अब यहाँ मैं एक चीज बनाता हूँ डायग्राम, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है, क्या क्या होता है, इस पर ध्यान दो। तो सुनिए, सबसे पहले अपन यहाँ इसमें बनाते हैं एक पॉइंटर, या यूँ समझिएगा ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। इधर भी अपन क्या कर देते हैं, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, राइट। ओके डन। ये भी ले लीजिएगा और इधर से ये ओके, ठीक है। इस टाइप से आप प्ले कर सकते हो। अब यहाँ तक की जो स्टेप है आप ये तो हो गया। इसमें मैं यहाँ कुछ और बनाता हूँ, ये लीजिएगा, ठीक है। देखना इस टाइप का अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि क्या होगा आखिरकार जब इस टाइप की स्टेप बनेगी अपने पर। ये अगर बात करते हैं तो इसको स्पिंडल कहते हैं, स्पिंडल। ओके डन। यहां से एक पॉइंटर निकालते हैं अपन, ठीक है। ये पॉइंटर संकेत है, पॉइंटर। यहां से एक पॉइंटर निकालते हैं अपन, एक स्केल बनाते हैं जिसको अपन पैमाना कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे क्लेरिफाई कर सकते हो। दूसरा एक और अगर बात करते हैं तो इसी में ही अपन यहाँ अंतर क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इतना सा अंतर है कि इसमें एक यहाँ ये एयर के लिए बॉक्स बना होता है। सरल लैंग्वेज में समझे तो ये एयर बॉक्स इस टाइप से बना होता है, ठीक है।
और यहाँ मैं बना रहा हूँ, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। ये और इससे यहाँ से अगर लेते हैं तो ये ऐसे और ये ऐसे चला जाता है। और ये जो एक पत्ती यहाँ पर डालते हैं अपन, पत्ती क्या डालते हैं, पत्ती। पत्ती का मतलब है ये लीजिएगा, ये पिस्टन टाइप होती है, ये ले लीजिए। अब क्या होता है, इसके अंदर है हवा, क्या है, हवा। होगा क्या कि इधर तो जा रहा है, इस इधर से जब बल लग रहा है तो वो है टॉर्क, और वो भी कौन सा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो है सबसे पहले जो टॉर्क होता है डिफ्लेटिंग, ठीक है। दूसरा जब इधर से आ रहा तो वो है टॉर्क कंट्रोल, ओके। और इसके कारण जब कंपन हो रहा है तो ये कंपन वाला जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो स्थिति होती है यहाँ, इसको रोकने के लिए एक टॉर्क उत्पन्न होगा। और ये जो टॉर्क उत्पन्न करेगा यहाँ, ये जो टॉर्क उत्पन्न करेगा वो कौन सा होगा पता आपको, तो यहाँ पर होगा डिप्लेटिंग। क्या होगा, डिप्लेटिंग। यहाँ पर समझ सकते हो आप, यहाँ अवमंदन, तो ये आपको है ना, तो ध्यान रखना डिप्लेटिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर अवमंदन बल या डिप्लेटिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क ये उत्पन्न करेगा। तो ये डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न कर रहा। तो अब आप समझो, यहाँ इधर से जब गया था तो सबसे पहले स्टार्ट होते ही इसने क्या उत्पन्न किया है यहाँ पर, तो ये टॉर्क हुआ कौन सा, डिप्लेटिंग। ये कौन सा हुआ, कंट्रोल। लेकिन यहाँ जो कंपन हुआ है, इसके लिए यहाँ जो इसने, इस पत्ती ने अर्थात इस एयर ने जो उत्पन्न किया वो डैम्पिंग टॉर्क। परिणाम स्वरूप जब ये धुरा घूमेगा, ये धुरा जब घूमेगा तो ये जो धुरा घूमेगा तो इसमें तो घुमाव जब होगा तो ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी कि ये इसको साथ में कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो वाइब्रेट हो रहा था, यहाँ जो ये कंपन हो रहा था, इस कंपन को ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात खत्म कर देगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो ये इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये जो है आप देख पा रहे हो एयर वाली है। तो सीधी सीधी कि इस विधि में एक एल्यूमिनियम की चक्ति प्रयोग में लाई जाती है। देखो इस विधि में एक एल्यूमिनियम की चक्ति, यूं कहे तो पत्ती भी लिखा आ सकता, प्रयोग की जाती है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, डन। मैं अगर बात करूं कि इस विधि में एल्यूमिनियम की एक शक्ति प्रयोग में लाई जाती है, तो फिर यहाँ पर जो एल्यूमिनियम की शक्ति प्रयोग में लाई जा रही, तो ये जो एल्यूमिनियम की शक्ति है वो यहाँ एक पिस्टन टाइप जो है, पिस्टन अर्धवर्ताकार, देखो यहाँ अर्ध गोल, आधा गोल, ठीक, हाफ गोल है ना, हाफ राउंड, ठीक है। हाँ, यह शक्ति लिखिए, एल्यूमिनियम की शक्ति को, एल्यूमिनियम की शक्ति को पिस्टन, हवा से भरा हुआ पिस्टन, हवा से भरा हुआ पिस्टन में रखा जाता है। क्या होगा जिससे, हवा से भरा पिस्टन में, तो जिससे क्या होगा, ये स्पिंडल को जो है कम घूमने देता है। और जब स्पिंडल को कम घूमने देता है, अर्थात ये समझिएगा कि यहाँ पर जो घुमाव कम होगा तो पॉइंटर में कंपन कम होगा, अर्थात डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो शक्ति है ना, ये एयर प्रेशर के कारण, एयर घर्षण के कारण। तो लिखिए एल्यूमिनियम की शक्ति, एल्यूमिनियम की शक्ति हवा के घर्षण से डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न कर पॉइंटर में उत्पन्न कंपन को समाप्त करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा।
तो एक एक चीज को यहाँ क्लियर कर सकते हो कि किस तरह की क्या स्थिति आपके साथ में बनती है। तो इस तरह की जो चीज आप देख पा रहे हो यहाँ कि भाई जो अपन यहाँ तक देख रहे थे वो क्या स्थिति आपके साथ में बन रही। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ किसी प्रकार कोई दिक्कत है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो क्लियरिफिकेशन आपको देखने को मिल रही, अब जब यहाँ पर उत्पन्न हो गया और इस प्रकार से कंपन कम कर दिया, तो ये जो आपकी कौन सी थी, एयर फ्रिक्शन मेथड था, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये अर्धवर्ताकार है, क्या है, अर्धवर्ताकार, क्या है, अर्ध गोल कर सकते हो आप, क्या, पिस्टन, अर्धगोल पिस्टन है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्थिति आपके सामने डायग्राम सहित मैंने समझाने की कोशिश की है। एल्यूमिनियम की चक्ति का पूछा कि कौन सी चक्ति प्रयोग में लाई जाती है, एल्यूमिनियम की। ये इसका क्या उद्देश्य है, डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना, किसके अंदर, पिस्टन से, जिससे क्या होगा कि घूमने नहीं देगा इस पर, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, कंपन को समाप्त कर देगी। और ये प्रक्रिया जो है आपकी एयर फ्रिक्शन मेथड के अंतर्गत होती है, जो आप रिटर्न कर लीजिएगा। तो ये आपने उतार लिया। अब मैं और इसी में ही आगे बताना चाहता हूँ कि भाई क्या है, किस तरह की कौन कौन सी चीज़ है। तो इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये जो पढ़ाया मैंने कि एयर वाला, हवा के बाद दो चीज़ और बची है, एक तो बची है आपके एडी और दूसरा बचा है फ्लूइड्स। मैं आपको दोनों को ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्या क्या होगा, किस तरह की क्या चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ आपको देखना होगा, मैटर करना होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं और कैसे क्या होगा इन पर ध्यान देते हैं। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आज वो आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो जाएगी 2 मिनट में। तो आइए मेरे साथ में चलते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इस पर ध्यान देना। 3 विधियाँ मैंने बताई थी, एक विधि मैंने पढ़ाई दी, दूसरी विधि आपके सामने और है। तो नंबर 2 जो विधि है वो है एडी करंट वाली। नाम सुना आपने, अच्छा लगा होगा, एडी करंट, ठीक है ना। डैम्पिंग मेथड, डैम्पिंग टॉर्क, ओके डन। अब यहां तक तो आपको क्लियर है। एडी करंट का मतलब अच्छी तरह से जानते हो कि भंवर धारा, अवमंदन बल लागू। अब और इससे ज्यादा क्या रहेंगे, अब समझना। यहां अगर बात की जाए तो 2 चीजें आपके सामने। फर्स्ट स्टेप आपकी यहां पर क्लियर हो रही, एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क, मतलब समझिएगा भंवर धारा अवमंदन बलाव किसे कहें, क्या होता है मैं बताऊं आपको। भंवर धारा अवमंदन बलागुण की अगर बात करें तो भंवर धारा की अगर बात की जाए तो क्या होगा, इस पर ध्यान देने की बात। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये लीजिएगा, जैसा कि आप देखते हो यहां पर, ये लीजिए अपन बना देते हैं स्पेंडल, ओके डन। इसी में मैं यहां ज्वेल बीरिंग डाल दूं, ये ज्वेल, ओके। अब लीजिएगा ज्वेल बीरिंग जब यहां आ गया है तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहां स्पेंडल आपके सामने ये क्लियर भाई हुआ। अब जब 2 चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है तो तीसरी का भी तो जिक्र कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। जब पहली स्टेप आपके सामने क्लियरिफाई है तो दूसरी स्टेप क्या होगी इसको भी समझना होगा। मैं यहां पर स्पष्टीकरण कर रहा हूं। अब यहां तक तो क्लियर है। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं आपको कि ये जो चीज देख रहे हो यहां देखिए, ये लीजिएगा, और यहां जो है ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं स्पेंडल, ओके डन। मैं आपको जो बता रहा हूं इस पर ध्यान देने की बात है। और इसके बाद यहाँ जो चीज आती है इससे जो जुड़ी रहती है, इससे अगर बात करते हैं तो जो जुड़ी हुई चीज देखोगे तो वो है आपका पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब होता है यहाँ आप संख्या तक देखिएगा, ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। और मैं यहाँ वही बना रहा हूँ, यहाँ है 0, यहाँ 1, यहाँ 2,
यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। मैं जो बताने जा रहा हूँ इस पर भी ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा गौर करिएगा, गौर फरमाइए, ठीक है। सबसे पहले एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं और उसी आधार पर अपनी यहाँ बात करें। मैं अब आगे लेकर चलता हूँ आपको, एक चक्ति बनाता हूँ जिसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है। ये जो डिस्क है, इसी डिस्क में अगर यहाँ यूं और यूं और यूं, ये बस इस प्रकार का क्या है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक प्रयोग में लाएगी, स्थायी चुंबक। और ये जो चक्ति है इसको बोलते हैं थीन। थीन का मतलब होता है, थीन का मतलब होता है पतली, थीन। और या तो ये एल्यूमिनियम की रहेगी या कॉपर की रहेगी, ठीक है, या तो एल्यूमिनियम की या कॉपर की, है ना। डिस्क होती है, डिस्क का मतलब होता है पत्ती, ये होती है डिस्क। यहाँ ज्वेल बेरिंग हो गई, मैंने आपको यहाँ स्केल लिखी रखा है, ये आपका पॉइंटर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कैसे कार्य होता हो तो थोड़ा सा समझ देना, इसको मैंने जब डायग्राम बनाया था इससे आप क्लियर कर सकते हो कैसे समझोगे। क्या होगा, जैसे सप्लाई मिली इसको, जैसे सप्लाई मिली, सप्लाई मिलते ही यहाँ डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होगा, सॉरी यहाँ पर सप्लाई मिलते ही इसको जो है ना, जो टॉर्क उत्पन्न होगा और डिप्लेटिंग टॉर्क उत्पन्न होगा, विक्षेपण। विक्षेपण के फलस्वरूप ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप जो है स्पिंडल मूव करेगा, और स्पिंडल मूव करेगा तो इसमें जो डिस्क लगी हुई है एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर की, वो भी मूव करेगी, गति करेगी, राइट। और जब ये मूव करेगी तो यहाँ परमानेंट मैग्नेट है, और यहाँ जो परमानेंट मैग्नेट है तो ये जो है इसके अंदर जो है, जो परमानेंट मैग्नेट है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ ये चालक पदार्थ एल्यूमिनियम या कॉपर की चक्ति जब घूर्णन करेगी तो आप जानते हो कि वो एक बल पैदा करेगी जिसको बोलते हैं अवमंदन बलागुण, अर्थात यहाँ एडी करंट, कौन सा एडी करंट जो है वो उत्पन्न करेगी। एडी करंट जो उत्पन्न करेगी तो एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, और इसीलिए एडी करंट उत्पन्न करने के कारण, एडी करंट टॉर्क कारण ऐसा है, लेंज का नियम क्या कहता है कि जिसके द्वारा उत्पन्न है वही उसका विरोध करता है। तो यहाँ इसमें जो यहाँ इसी में जो है स्थायी चुंबक में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण घूमने लगा यहाँ एल्यूमिनियम या कॉपर की चक्ति, तो उसमें भी क्या हो गया, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक चुंबकत्व का गुण आ गया। तो इसी के कारण उसमें जो है भंवर धारा उत्पन्न होगी, और भंवर धारा के कारण ही यहाँ पर अवमंदन बल पैदा हुआ। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर। तो ये जो है आपका परमानेंट, आपको सीधा सीधा पूछा जाता है कि स्थायी चुंबक किस में प्रयोग में लाई जाती है, तो आपको बताना है यहाँ पर एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क के अंतर्गत, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है इसमें शक्ति कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, या तो एल्यूमिनियम की या फिर किसकी, जो है यहाँ पर कॉपर की, ये चीज आपको ध्यान रखना की बात है, ठीक है। ये दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस विधि में परमानेंट ठीक है मैग्नेट, स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको क्लियर है। इस विधि में स्थायी चुंबक का प्रयोग होता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि इस विधि में जिसका प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सी विधि, परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट जो प्रयोग में लाई जाती है तो आप अच्छे जानते हो ये किसकी बनी होती है, स्थायी चुंबक किसकी बनी होती है। जैसे यूँ समझिएगा कि स्टील हो सकता है, स्टील का मतलब होता है फौलाद, क्या होता है फौलाद, ज़्यादातर तो इसी को ही इस्पात भी बोलते हैं, ठीक है, स्टील को ही इस्पात बोलते हैं। ये नहीं निकिल हो सकती है ना, वैसे ज़्यादातर स्टील की लेते हैं, निकिल हो सकती है, वैसे कोबाल्ट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अपन जो यूज़ लेते हैं इन दोनों का नाम लेकर के केवल स्टील का ही प्रयोग करते हैं। तो ये बनी होती है परमानेंट मैग्नेट। ओके, अब जब यहाँ पर प्रयोग में लाई जाएगी तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि कैसी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये आपको यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि किस टाइप की है और कैसी है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इसके अंदर चक्ति है, जो चक्ति घूम रही है, ठीक है। तो इसमें
इसमें एक एल्यूमिनियम या तांबे की पतली पत्ती या यूं कहे तो चकती प्रयोग में लाई जाती है, डिस्क प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। क्या होता है कि जब यहाँ पर सप्लाई जाती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण यहाँ पर स्पिंडल घूर्णन करता है, परिणाम स्वरूप इसमें भी क्या होगा, एडी करंट उत्पन्न होगा और इसी के कारण जो है यहाँ पर एडी करंट के कारण ही डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चुंबकीय क्षेत्र में चकती घूर्णन करती हैं तो लेंज के नियमानुसार एडी करंट उत्पन्न करती हैं जिससे डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होगा और परिणाम स्वरूप कंपन को खत्म कर देगा। तो डैम्पिंग टॉर्क का कार्य कंपन खत्म करना। एक और बात बताऊं, ये विधि सबसे विश्वसनीय है। क्या है? विश्वसनीय है और सस्ती है, अच्छी है। तो इसमें यही चीज आपको ध्यान रखना कि ये जो विधि है सबसे विश्वसनीय और सरल है और उपयोगी है। ठीक है, तो लिखो, यह विधि सरल एवं उपयोगी है, सफल उपयोगी मतलब सक्सेसफुल उपयोगी। ये चीज आपको नोटिस कर लेना कि ये सरल एवं सफल उपयोगी है। अतः यहाँ पर आप एक चीज को मैं इसमें जो नोटेट कर रहा हूँ उससे आप क्लेरिफाई कर सकते हो कि कैसी कैसी चीजें आपके सामने आती है। मैं आपको एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क के बारे में बताया हूँ कि कैसे उत्पन्न हुआ। जब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा तो नेचुरल सी बात है कि इसमें क्या होगा, चकती घूमेगी तो आप जानते हो कि उसमें भौर धारा उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप जब भौर धारा उत्पन्न होगी तो वो उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। और इसी के कारण आप जानते हो लेंज का नियम भी क्या करता है, विरोधित करता है। मैंने लिखा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से लिख लो अपनी कॉपी में, ये बात ध्यान रखो। अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया। मैं जो चीजें आपको यहाँ एक एक चीज को क्लेरिफाई और स्पष्ट कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ रही है। तो भंवर धारा भी आपने पढ़ ली है और इसमें किस तरह से क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई ये बात भी आपने नोटिस कर ली है। मैं जो बात बता रहा हूँ एक एक चीज को आप यहाँ समझ पा रहे हो। उम्मीद है ये सारी चीजें आप ऐसे कैसे उतार लोगे तो पूरा शानदार एक नोट्स बनेगा। और मैं समझता हूँ कि क्लास में जो पढ़ाया हुआ या यहाँ जो बोर्ड पर जो पढ़ा रहा हूँ इस नोट्स से बेहतर दुनिया का कोई नोट्स नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बुकलेट आपकी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है क्योंकि ये आपके द्वारा हाथ से लिखा होगा, उसमें जो है समझा होगा, पढ़ा होगा तो ये ज़्यादा समझ में आता है। अब मैं यहाँ डैम्पिंग टॉर्क में ही एक तीसरे नंबर का और लास्ट पॉइंट जो आपका बचा है उसको क्लियर कर देता हूँ। फिर ये जो चैप्टर है आपका यहाँ कि भाई कौन कौन से यंत्र किस प्रकार से कैसे कार्य करते हैं इनको यहाँ तक क्लेरिफाई हो जाएगा। मैं बात करता हूँ यहाँ तीसरे नंबर के पॉइंट की। तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है, अब बचा है फोर्स।
फ्लूइड से फ्रिक्शन, डैम्पिंग, टॉर्क। अब आप इससे क्लियर कर सकते हो फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब द्रव घर्षण, अवमंदन, बलाव, बलाव। ठीक है, मैं अब बताना चाहता हूं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, इस चीज को आपको समझना है। फ्लूइड से फ्रिक्शन में एक सेम पिक्चर होती है। इधर देखो, ये आपका स्पिंडल मतलब धुरा। जब धुरा आपके सामने है, ये लीजिएगा, डन डन। डन डन। ठीक है, एक और चीज लेते हैं यहां, जिसमें ये 4 पंखुड़ियां लगा देता हूं। यहां एक पात्र बना देते हैं और इस पात्र को अपन यहां फ्लूइड से भर देते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लूइड्स। ये हो गए यहाँ अगर बात करते हैं तो अगर कहे तो एकदम फिन्स या पत्तियां, और वो भी कितनी 4, ये बात है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी चीजें आपको वही क्लियर है, ये आपका वही स्केल हो जाएगा, ये 0.1 2 3 4 और 5। ओके डन है ना, बाकी चीजें आपके ओके वही, पॉइंटर वगैरह सब चीजें वही है। ओके, अब यहाँ तक की जो बात करते हैं, क्या होगा कि जैसे सप्लाई मिलती है इसको, और जैसे सप्लाई मिलेगी तो यहाँ पर आपको पता है ये डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होगा, और डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होते ही क्या होगा कि इधर मूव होगा। परिणाम स्वरूप ये जो है आपका स्पिंडल क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पिंडल आप देख रहे हो, स्पिंडल क्या करेगा, स्पिंडल को बोलते हैं धुरा। ध्यान रखना, ये जो धुरा है ये आपका क्या करने लगा, घूमने लगेगा, और घूमने लगेगा तो परिणाम स्वरूप ये पत्तियां भी इससे जुड़ी हुई है तो ये भी घूमे, तो ये द्रव के कारण जो है इसको कम घूमती है, तो घूमेगी तो यहाँ पर इसको जो है इसमें जो वाइब्रेशन जो होगा उसको कम कर देगी, और यहाँ जो कंपन जो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होगा फ्लूइड्स के कारण इन पत्तियों की सहायता से होगा। परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर जो है वो कंपन को कम कर देगी, और ये चीज आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि भाई जो है द्रव के द्वारा भी अपन घर्षण अवमंदन हुआ, और इसके कारण जो है ये कंपन कम खत्म हो गया। ओके, मैं आपको इसको लिख के बताता हूं। तो लिखिए, इसमें धुरे से जुड़ी 4 पत्तियां पानी में डूबी रहती हैं। इसमें धुरे से जुड़ी 4 पत्तियां पानी में क्या करती है, डूबी रहती है। इसमें जब धुरा है तो धुरे से जुड़ी हुई कितनी पत्तियां, 4 पत्तियां पानी में डूबी रहती है, और जब ये पत्तियां जब पानी में डूबी रहती है तो क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है कि डिप्लेटिंग टॉर्क उत्पन्न होता है और धुरा घूमने लगता है।
तो क्या होगा कि पत्तियां भी घूमेगी, परिणाम स्वरूप वो क्या उत्पन्न करेगी, यहाँ पर जो है इसके पानी के संपर्क में आएगी, और पानी के संपर्क में आएगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पर जो है घर्षण, द्रव घर्षण अवमंदन बल पैदा करेगी, परिणाम स्वरूप जो कंपन खत्म हो जाएगा। अर्थात यही चीज है। तो लिखिएगा, है ना, ये लिखेंगे डिप्लेटिंग टॉर्क उत्पन्न, डिप्लेटिंग टॉर्क जब उत्पन्न होगा, जब सप्लाई देंगे, उत्पन्न होने पर धुरा घूमेगा और उसी के परिणाम पानी में, उसी के परिणाम द्रव में डूबी पत्तियां कितनी, 4 भी घूमेगी, घूमने पर द्रव घर्षण के परिणाम के कारण द्रव घर्षण अवमंदन बलागुण उत्पन्न होगा जो कि कंपन को कम करेगा। किसको कम करेगा, कंपन को कम करेगा। तो यहाँ जो देख रहे हो ये पत्तियों वाली बात ही है जिसमें अपन चाहते हैं। तो यहाँ जो चीज आपके सामने है कि इस तरह से अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि ये जो है किसको कम करेगा, कंपन को कम करेगा, ये चीज है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि इस तरह की जो स्थिति है आपके साथ में बनेगी और इसको आप क्लियर कर सकते हो। अब आपसे कहा जाए कि इसमें जो अवमंदन बल होगा वो किसके कारण उत्पन्न होगा, तो यहाँ 3 चीज में नोट डाल के लिख देता हूँ। एयर वाले में अवमंदन बल किसके कारण उत्पन्न होता है, अवमंदन या डैम्पिंग टॉर्क में समझिए। एयर वाले में अगर आपसे पूछे कि डैम्पिंग टॉर्क जो है किसके कारण उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न जो होगा वो किसके कारण होगा, हवा घर्षण। ठीक है, ये लिख लेना शॉर्ट में। अगर आपसे पूछे कि एडी करंट वाले में, अगर पूछे एडी करंट वाले में, तो डैम्पिंग टॉर्क जो उत्पन्न होगा, डैम्पिंग टॉर्क अगर उत्पन्न होगा तो वो किसके कारण होगा, अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बताओगे, तो आपको बताना एडी वाले में क्या। अब ये उत्पन्न होगा तो किसके कारण होगा, एडी भंवर धारा, तो इसका मतलब है स्थायी चुंबक के कारण। ठीक है, तो यूं समझिएगा, है ना, चुंबकीय प्रभाव कारण, चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र में तो उत्पन्न हुआ जब चुंबकीय प्रभाव के कारण। ठीक है, और अगर आपसे पूछे जाए इसमें फ्लूइड्स वाले में, फ्लूइड्स फ्रिक्शन में, तो आपको बताना हम डैम्पिंग जो टॉर्क है, डैम्पिंग टॉर्क जो है वो किसके कारण उत्पन्न होगा, उत्पत्ति आपको बताना है यहाँ पर ये क्या नाम से, द्रव के कारण। इस तरह से आप इनको 3 चीजों को एक साथ में नोट कर सकते हो जो आपके लिए बहुत काम की है। तो दोस्तों मैंने डायग्राम के साथ में आपको एक एक बात बताई, समझाई, पढ़ाई। अब बात रही क्वेश्चन की कैसे आते हैं उसको बताऊं, पर उससे पहले एक बार ये रिटर्न कर लो, फिर अपन आगे बात करेंगे इसी क्रम में। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों पर। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता था कि कोई दिक्कत आपको होगी, लेकिन जब क्वेश्चनों की बात आती है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। इतना सारा जब पढ़ा दिया गया, इतना सारा लिखा दिया गया, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर भी परिचर्चा बनती है। ये भी तो स्पष्ट हो कि बच्चों को ये क्लियर होना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं और क्या इनमें से पढ़ाए हुए में से बनते हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाए हुए में से बनते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, बस इतना सा की फर्क है, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 3 बार पूछा हुआ और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अगर यूँ कहे कि निम्न में से कौन सा, लिखिएगा, निम्न में से कौन सी विधि डैम्पिंग बलागुण के लिए उपयुक्त हैं? तो ऑप्शन एडी करंट है। द्रव घर्षण, और एक वो है जो कि आपको बता, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, दोनों ही चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि पहला बताया है एडी करंट मतलब भंवरदार, दूसरा बताया है द्रव घर्षण। ठीक है, कौन सा? द्रव घर्षण। और एक और अपन बात करते हैं तो इसी में ही जो आपका है ये लिख दो आप, ए व बी दोनों ही। ठीक है, और एक अब आपसे देखो क्वेश्चन का ही तो अंदाज है जो बदल जाता है, बस इतना सा देता हो और उसी में ही कंफ्यूजन कर देता है कि क्या है कि क्या नहीं है, किस तरह से, इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप कहोगे सर कैसे? भाई ऐसे ही जो कि आप यहां पर समझ सकते हो कि द्रव वाला हो गया, एडी करंट हो गया, जब दोनों चीजें आपको यहां पर होगी, इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर आपको ध्यान देना कि सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यहां अगर तीसरा भी देता हो तब भी आपको कौन सा करना था? यही करना था। ये चीज आपको क्लियर करना है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, अतः ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से एडी करंट का उपयोग सर्वाधिक किया जाता, तो ये समझिएगा एडी करंट विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता। ठीक है, किसका? एडी करंट का। तो यही चीज है। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां मैं बात बताऊं, कुछ एक और क्वेश्चन आपसे देता हूं, उतारो इसको एक बार। अब देखने की बात है कि भाई जो है क्वेश्चन कैसे आता है, ये समझिएगा, ये लीजिएगा, यदि मीटर में पॉइंटर एक निश्चित समय में गति करे तो डैम्पिंग टॉर्क क्या होगा? ये चीज आपको देखनी होगी। चलिए अगर अपन बात करते हैं तो पहला पॉइंट इस पर देखेंगे, तो यूं समझिएगा कि डैम्पिंग टॉर्क न्यूनतम होगा, अति होगा, क्रांतिक होगा, क्रांतिक से कम होगा, कम। तो इसका आंसर देना। अब ऐसा क्वेश्चन देखते बच्चे के पास, जबकि 3 बार आया हुआ है, डीआरडी ले लो, सेल ले लो, भेल ले लो, इनमें देखने को मिला, राइट टाइम 2 बार देखने को मिला, इस तरह से आप देख सकते हो 5 बार कुल बार आया। तो यहाँ न्यूनतम में क्या होगा कि ये धीरे धीरे पहुंचेगा, ठीक है, समय से नहीं पहुंचेगा, पीछे इसमें भी जो अति होगा तब भी धीरे धीरे पहुंचेगा, मतलब समय से कम पहुंचेगा। यहाँ क्रांतिक में तेज पहुंच जाएगा, जबकि अपन को क्रांतिक से कम रहेंगे तो सही समय पर पहुंचेगा, सही समय पर ये गति करेगा। तो अपन को आंसर कौन सा करना? डी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बढ़ो पढ़ो, यकीनन सफलता मिलेगी, क्योंकि देखिएगा आज का मिशन ये है कि सीढ़ियाँ उन्हीं मुबारक को जिन्हें केवल छत तक जाना हो। हमारी मंजिल जब आसमां है तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो यकीन मानिए यहाँ पर हम बनाएंगे, मिलकर के पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। पर इसी के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।